हेलो स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी जहां पर भी चलती है क्लास 10th के लिए, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में क्या होता आता है। इसका नाम है भोली। राइटर का नाम है इनके ख्वाजा अहमद अब्बास, के अब्बास। पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास जी। उन्होंने ये लिखी हुई है, जिनका जन्म 1914 से हुआ था, 1914 के आसपास हुआ था, और मौत जो इनकी हुई थी 1987 के आसपास हुई थी। और सबसे बड़ी बात, ये एक फिल्म, मतलब एक फिल्म क्या, ये फिल्म को डायरेक्ट करते थे, डायरेक्टर थे, एक तरीके पिक्चरों के डायरेक्टर थे। तो साथ में कहानियां भी लिखा करते थे, नोबलिस्ट भी थे। आर्थर जो थे इसके, ख्वाजा अहमद अब्बास जी, वो पिक्चर भी बनाते थे, नोबलिस्ट भी थे, और स्क्रीन राइटर भी थे। क्या थे? स्क्रीन राइटर भी। उनके द्वारा लिखी हुई कहानी है भोली। एक कैरेक्टर है इसमें जिसका असली नाम सुलेखा होता है, जो अपने घर की सबसे छोटी बेटी होती। क्या होती? उसके पिताजी के 7 बच्चे होते हैं। कितने? जिसमें 3 लड़के और 4 बिटिया होती हैं। उनके पिताजी रामलाल होते हैं, जो उस गांव के बहुत ही धनवान किसान होते हैं। इसको गांव में कोला बोला जाता है नंबरदार। क्या बोला जाता है? नंबरदार। आप लोग एल बोलते हो, ला नहीं बोला जाता, वहां पर लिखा नंबरदार। नंबरदार कहा जाता है। और बहुत खाने पीने वाला घर होता है, मतलब बहुत ही अच्छा घर होता है। वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती उस घर पे। ये सबसे छोटी बिटिया होती है भोली, जिसका नाम सुलेखा होता है। इसके तीनों भाइयों को शहर भेज होता है स्कूल में पढ़ने के लिए, और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज दिया गया होता। इनकी एक बड़ी बहन राधा नाम होता है, जो सबसे बड़ी बहन होती है, उसकी शादी हो चुकी है। मंगला की शादी लग चुकी है। और एक बहन और है इनकी, जिसका नाम क्या होता है, देखना पड़ेगा, इसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। राधा, राधा नहीं, राधा ऑफ द डॉटर द एल्डियस्ट, सबसे बड़ी राधा ही होती हैं। दूसरी होती है चंपा, सॉरी, द सेकंड डॉटर मंगला, और थर्ड डॉटर होती है चंपा। फिर से सुन लीजिए, सबसे बड़ी बिटिया का नाम राधा, दूसरी बिटिया का नाम मंगला, और तीसरी बिटिया का नाम क्या होता है? चंपा। राधा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मंगला की शादी लग चुकी है, और चंपा की शादी भी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत किसकी होती है? भोली की। अब कहो सर जी भोली में क्या दिक्कत होती है? भोली में यह दिक्कत होती है बेटा, भोली जब पैदा हुई होती है तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही सफेद, मतलब गोरी चिट्टी अच्छी बच्ची होती है। लेकिन जब वो कहां से, एक कोट से गिर जाती है, जब वह 10 महीने की होती है, तो कोट, COAT, कोट एक शब्द है जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है चारपाई। क्या होता है? चारपाई से 10 महीने की उम्र क्या होती है? गिर जाती है, जिसकी वजह से वह सर के बल गिरती है, और जिसकी वजह सर में उसके एक बहुत बड़ी क्या हो जाती है? इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वह बोल नहीं पाती। और बोलना भी शुरू किया उसने तो हकलाती थी, गूंगी चिपटी। सोने पे सुहागा तब हो गया, मुसीबत में और मुसीबत तब बढ़ गई जब वह 2 साल की थी और उसको एक स्मॉल पॉक्स का क्या हुआ? अटैक हुआ। छोटे चेचक, देवी मैया जिसको आप लोग बोलते हो, छोटी चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसका अटैक पड़ा। और सबको पता है कि जब चेचक पड़ती है तो वह निशान छोड़ जाती है अपने, किसी किसी के तो और एक तो वह बिटिया गोरी थी, बहुत गोरी थी, गोरे लोगों पे निशान जाता नहीं, ठीक है। उसकी आंखें छोड़कर उसके पूरे शरीर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां स्मॉल पॉक्स के निशान ना पड़े हो, पूरी बॉडी में स्मॉल। एक तो वह बिटिया थोड़ी सी पागल अगली टाइप की, और ऊपर से क्या पड़ गया? स्मॉल पॉक्स।
उसकी जीवन क्या हो गया, बर्बाद हो गया। रामलाल को इसी सब वजहों से किसकी चिंता थी, भोली की चिंता थी। उसको ना राधा की चिंता थी, ना मंगला की चिंता थी, ना चंपा की चिंता थी। वह जानता था इन सब की क्या होगी, शादी हो जाएगी, लेकिन उसकी शादी नहीं होगी। तभी 7 साल की उम्र में उसके उसी गांव में जहां पर वो रहती थी, वहां पर एक बहुत बड़ी क्रांति आई। क्रांति इन द सेंस, उस गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुल गया। क्या खुल गया? जिसका उद्घाटन करने तहसीलदार आया। कौन आया? और तहसीलदार आया होगा उद्घाटन करने, उसने रामलाल को पकड़ लिया। पकड़ लिया इन द सेंस, भाई रामलाल उस गांव का सबसे धनी इंसान था, तो जाहिर सी बात है वो उससे बात करेगा। तो उसने रामलाल को एक प्रस्ताव दिया कि हे रामलाल, इस गांव का ये पहला महिला विद्यालय है, मतलब छात्राओं का पहला अकेले, मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल था, वो लड़के वहां नहीं पढ़ते थे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपनी बिटिया को कहां भेजें, इस स्कूल में भेजें। तो रामलाल ने उस टाइम तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा हम इस बात को आपको बाद में बताएंगे। उसने ये भी कहा कि तुम इस गांव के एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, मतलब एक अच्छे खासे इस गांव को टैक्स पेयर हो, एक तरीके से तुम बहुत अच्छे खासे, तो तुमको ऐसा करना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग भी अपनी बिटियाओं को कहाँ भेजेंगे, इस स्कूल में भेजेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं सोच के बताता हूं। रामलाल रात में अपनी धर्म पत्नी के पास गया और उससे ये बात कही। जैसे ही उसने अपनी धर्म पत्नी से यह कहा कि तहसीलदार ने कहा है अपनी बिटिया को कहां भेजो, स्कूल भेजो, उस टाइम चंपा की शादी लग चुकी थी, मतलब होने वाली थी, और भोली की शादी नहीं, मतलब दोनों बिटिया राधा और मंगला की शादी होके चली गई, लेकिन चंपा और भोली क्या थी, बची हुई थी। तो रामलाल की पत्नी खिसिया के कहती, अरे ये क्या, अरे तुम तो गलत बात कह रहे हो। ये वाली लाइट चला दो। ये तो तुम गलत बात कह रहे हो, ये बिटिया लोग स्कूल जाएंगी तो गांव में ये होता है कि बिटिया लोग स्कूल चली जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। जब यह बात रामलाल को पता चली तो रामलाल ने कहा, यार एक बात सुनो, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तहसीलदार की बात को क्या करूं, काट दूं। मैं उसकी, भाई उसने बोला है कि हमको अपनी बिटिया को भेजना तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो भैया हम तो बर्बाद हो जाएंगे, वो तो तहसीलदार है। तब उसकी धर्म पत्नी ने दिमाग लगाया, कहा तुम परेशान ना हो, मैं जैसा कहूं वैसा करो। तुम चंपा को छोड़ो, किसको लेके जाओ स्कूल, भोली को लेकर जाओ। और वह स्कूल गई तो शायद कोई ना कोई उससे शादी कर ले। ठीक। और भाई जाहिर सी बात है, इतने दिनों से वो घर में पड़ी हुई है, हम लोग को टेंशन होती है, स्कूल जाएगी 6-7 घंटे के लिए, तो 6-7 घंटे की टेंशन किसकी हो जाएगी, स्कूल वालों की। हम लोग को थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये शब्द बोले गए हैं किताब में। तो रामलाल अगली सुबह भोली का हाथ पकड़ता है और स्कूल लेकर जाता है। स्कूल लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है, भोली क्या करने लगती, डर जाती और चिल्लाने लगती। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी एक गाय थी, पुरानी गाय थी, बूढ़ी गाय थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। उसको इसी तरीके उसके बाप ने पकड़ के घर से निकाल के क्या कर दिया था, बेच दिया था। यह बात उसको याद थी। उसने भी वही सीन अपने आप को महसूस किया कि मैं भी ऐसे ही गाय को पकड़ा था, इसे हमें पकड़ के ले जा रहे, हमें भी क्या कर देंगे, बेच देंगे। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी। रामलाल को गुस्सा आ गया, वह खिसिया कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे कौन चिल्लाता है। तब वह अपनी धर्म पत्नी से कहता है कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, क्योंकि यह उस समाज में जा रही है, और जब वो वहां पर जाएगी या गंदे कपड़े पहन के, तो समाज वाले क्या कहेंगे कि यह रामलाल के घर की बिटिया है, जो इतना समृद्ध परिवार है, तो इसको एक अच्छे कपड़े पहनाओ। आपको बता दें, आज से पहले भोली ने पहने थे, ना धुले हुए कपड़े पहने थे,
ना उसके सर पर कभी कंघी करी गई थी, वो ऐसे ही रहती थी। उसको पुराने कपड़े लाकर दिए जाते थे जो गंदे रहते थे। आज पहली बार उसको एक धुला हुआ, नया कपड़ा नहीं, धुला हुआ कपड़ा पहनाया गया जो चंपा को फिट नहीं हो रहा था। मतलब पहली बार था कि उसको किसी ने धुले हुए कपड़े पहनाए थे। आज उसको पहली बार उसके सर पर तेल लगाकर उसके उलझे हुए बालों में क्या करी गई, कंघी करी गई। जब यह सब उसके साथ हो रहा था तब उसको यकीन हो गया, होली को, सुलेखा को, कि वह घर से कहीं अच्छी जगह जा रही है। नहीं तो घर में वह हमेशा गंदे कपड़े, उलझे हुए बाल, भूत की तरीके रहती थी। पहली बार उसको एहसास हुआ कि वह घर से कहीं अच्छी जगह जा रही है। राम, जब उसके साथ कपड़े अपड़े पहना दिए गए अच्छे, तो रामलाल उसको हाथ पकड़कर कहाँ ले गया, स्कूल ले गया। स्कूल ले जाकर उसने हेड मास्टर को उस बिटिया को समा दिया कि मास्टराइन ये आपकी है, आप संभालिए। मास्टर्स ने उसको पकड़ा और उसको कहाँ ले गई, क्लास में ले गई, जहां पर वह देखती है उसकी जैसी बहुत सारी क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं। इसको देखकर वह खुश होती है और सोचती है इनमें से कोई ना कोई तो उसकी क्या बनेगी, मित्र बन जाएगी। वह क्लास में जाती है और उसकी टीचर उससे कहती है कि तुम एक किनारे क्या करो, बैठ जाओ। वह बैठ जाती है। जब वह बैठती है तो वह क्लास की दीवालों को देख रही होती है जिस पर बहुत सारे रंग बिरंगे क्या बने होते, चित्र बने होते, जिसमें घोड़ा होता है ब्राउन कलर का। वह घोड़ा डिक्टो वैसा ही था जैसे तहसीलदार उस गांव में स्कूल का उद्घाटन करने जिस घोड़े से आया था, उसी घोड़े जैसे कौन फोटो बने थे उस दीवार पर, स्कूल की क्लास की दीवार पर बनी हुई थी, ब्राउन कलर का। एक बकरी थी जो काले कलर की थी, जो बिल्कुल डिक्टो उसके पड़ोसी जैसे, जो पड़ोसी के पास बकरी थी उसकी जैसे बकरी बनी हुई थी। तोते थे हरे कलर के, वह तोते वैसे ही थे जैसे भोली ने आम के बगीचे में तोते को देखा था। और वहां एक गाय की भी फोटो बनी थी जो उसकी गाय लक्ष्मी जैसी बिल्कुल सेम दिखती थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम्हारा नाम क्या है। भोली देखती है कि मैडम उसके साथ पास खड़ी हैं और उस पर क्या कर रही, मुस्कुरा रही। और मैडम के मुंह से सुने हुए शब्दों को सुनकर वह रोने लगती है, क्योंकि वह बोल नहीं पाती है। वो क्या करती है, भा 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 इतना ही कहकर क्या कर, उसकी आंखों से मानो आंसुओं की बाढ़ आ गई हो, जैसे अभी कहां पर आई है, वायनाड में आई है, केरल में आई है। और वह अपना सर नीचे धंसाकर जमीन पर क्या कर जाती, बैठ जाती उकड़ू मुकड़ू करके और रोना शुरू कर देती। स्कूल की छुट्टी होती है, सभी लड़कियां भाग जाती हैं, लेकिन भोली अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है अपना सर को ऊपर करने की, और वह सोबिंग कर रही होती है जिसको कहा जाता है सिसकियां लेना। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर से मैडम उसके पास आती हैं और उसको प्यार से पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है। इस बार उसकी आवाज में कोई कमांड नहीं थी। किसकी आवाज में, टीचर की कमांड में। वह आवाज बिल्कुल दोस्ताना आवाज थी। इस आवाज को सुनकर भोली को बहुत अच्छा लगता है और वह टीचर की तरफ देखने लगती है और बता रही होती है, हिम्मत करती है बोलने की, भा भो भो, भा भा भो भो। जैसे ही वह बोलती फिर उसकी जवान क्या होती, लड़खड़ाने लगती, जिसको देखकर टीचर समझ जाती है कि बच्ची क्या हो रही, परेशान हो रही है। वह उसको इनकरेज करती, प्रोत्साहन देती, वेल डन तुम बोल सकती हो। जब वह ऐसे शब्दों को सुनती है तो भोली अपना नाम बोलती है, मेरा नाम क्या है, भोली है। पहली बार उसने अपना नाम बोला। जब वह बोल लेती है तब टीचर उससे कहती वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। और बोलते टाइम उसके शरीर से इतना पसीना निकलता है मानो वह बहुत बड़ी काम किया, उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया हो, इतनी खुश होती है वो। जब वह बोल लेती है तो उसकी टीचर उसको एक किताब देती है, कहती है यह तुम्हारे लिए और इसको पढ़ो और यकीन मानो तुम यह पढ़ना शुरू। और हाँ, उन किताबों में बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं और काले कलर से उन तस्वीरों के नीचे कुछ लिखा हुआ था, मतलब उन तस्वीरों पे क्या बना हुआ यह नीचे लिखा हुआ था। इस किताब को देखकर टीचर उससे कहती है कि तुम
बस पढ़ाई करो, बिना हकलाए तुम बोलना सीख जाओगी। और इस गांव में जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, और सभी लोग तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो अभी तुम्हारी मिमिक्री करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यह सब का मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतनी बात को सुनकर भोली के अंदर मानो एक नई ऊर्जा आ गई हो, एक नई जिंदगी मिल गई। वह पूछती अपनी मैडम की तरफ शकल करके, पूछती इन द सेंस आंखों से पूछती, मुंह से बोल तो पाती नहीं है। वो कहती क्या ये सच बोल रही हो आप? आंखों से पूछ रही होती। उसकी मैडम कहती हैं हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम बोलना सीख जाओगी, और इस किताब को जब तुम खत्म कर लोगी, इसके बाद मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी, उसके बाद उससे बड़ी किताब दूंगी, और तुम बहुत ही एजुकेटेड हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है। अब वही गांव जो छोटा सा एक गांव था, वह क्या बन चुका है, एक स्मॉल टाउन बन चुका है। जो गांव था वह एक छोटा सा कस्बा है। अब उसके रेलवे स्टेशन पर जहां पर पैसेंजर ट्रेनें रुका करती थी, वहां पर अब कौन सी ट्रेनें रुक रही हैं, मेल ट्रेनें रुक रही हैं, बड़ी ट्रेनें। जो प्राइमरी स्कूल था वह कन्वर्ट हो चुका, वहां पर टीन शेड और कॉटन की क्या लग चुकी हैं, फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। रामलाल अपनी पत्नी से बोलता है कि मैंने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है होली के लिए। दूसरे गांव का आदमी है जिसका नाम क्या है, बिशंबर नाथ। वह दुकानदार है, उसके खाते में बहुत ज्यादा हजारों रुपया है। दिक्कत की बात यह है कि वह 45 से 50 साल का है। दूसरी दिक्कत की बात यह, वह लंगड़ा कर चलता है। तो उसकी धर्म पत्नी कहती है अरे इसमें कौन सी बात, आदमी की कोई उम्र होती है, 40 45 50 साल कोई उम्र होती है, अरे ठीक है बढ़िया आदमी है, कर दो शादी। और दूसरी बात यह कि अच्छी बात है वह दूसरे गांव का है, उसको भोली के अगलीपन, पागलपन और पॉक्स के जो मार्क है, डीप मार्क है, उसके बारे में उसको नहीं पता है। तो रामलाल कहता है हाँ उसने डाउरी की भी कोई मांग नहीं कही है, दहेज की भी कोई मांग नहीं करी है। इन सब को बताने के बाद वह बताता है रामलाल अपनी धर्मपत्नी से कि जो दुल्हा है वह बहुत बड़ी पार्टी के साथ, ब्रास बैंड मतलब गाजे बाजे के साथ और घोड़े पर बैठकर आएगा। जब वह आता है तो रामलाल बहुत ज्यादा ओवरजॉयड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उस गांव में इससे पहले इतनी बड़ी, इतनी भव्य शादी नहीं हुई थी। इतनी शान और शौकत देखकर उसकी बहनें, किसकी बहनें, भोली की बहनें उसके लक से क्या कर रही होती, जलन कर रही होती। ये हमारी शादी में तो ये सब नहीं हुआ, इसकी शादी में, ये पागल की शादी में इतना इतना सब कुछ। उसकी बहनें भी क्या करती हैं, उससे जलन कर रही होती हैं। जैसे ही शुभ घड़ी आती है, जो पुजारी होता है, प्रीस्ट होता है, पुजारी जो होता है, वह कहता है वधू को, मतलब दुल्हन को कहाँ लाया जाए, यहां पर लाया जाए। दुल्हन आती है, एक सिल्क रेड कपड़े में बिल्कुल बढ़िया सा दुल्हन का गाउन पहनकर आती है, और रामलाल के हाथ में क्या होते हैं, गारलैंड होते हैं। गारलैंड इन द सेंस जयमाल जिसको कहते हो। जयमाल को उठाकर जैसे ही रामलाल ने बिशंबरनाथ के हाथ में, बिशंबरनाथ उसकी तरफ बढ़ता है, तो दुल्हन जो होती है वो स्वाभाविक से बात हल्का सा क्या होती है, पीछे होती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से जो वेल होता है, VAIL, वेल का मतलब घूंघट होता है, घूंघट थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जब घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठता है तो बिशंबरनाथ भोली के चेहरे को देख लेता है, जिस पर बहुत ही ज्यादा क्या पड़े होते हैं, मार्क पड़े, और वह गारलैंड को वहीं पर रोक देता है, गारलैंड को वहीं पर रोक देता है, और अपने बगल में खड़े हुए मित्र से कहता है तुमने इसका चेहरा देखा? तो उसका मित्र जो होता है वह उससे मजाक मतलब कहता है कि तुम कौन से बहुत से जवान हो कि तुमको ऐसी पत्नी मिल रही, तुम कह रहे हो कि उसके चेहरे पर मार, तुम तो बुढ़ा गए हो तब भी तुम्हें ऐसी पत्नी मिल रही है। तो बिशंबरनाथ कहता है कि अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो इसके बाप को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए। 5,000 ला के दें इनके बाप हमको, तब हम किससे शादी करेंगे।
भोली से। इतनी बात सुनने के बाद रामलाल मानो उसके पैरों पर गिर जाता, अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों पर रख देता और कहता है कि हे विशंभर, मुझे इतना जलील मत करो, 2000 रुपए ले लो और शादी कर लो। 2000 मतलब 5000 का मतलब 50 लाख आज के टाइम में। ये राइटर कब के हैं? 1970 से लेकर 1987 के बीच के हैं। तो सोच लो कितनी पुरानी कहानी होगी और उस टाइम पैसे की कीमत क्या होगी, है कि नहीं? तो जब रामलाल अपनी पगड़ी उठाकर विशंभरनाथ के पैरों पर रखता है तो विशंभरनाथ कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बिटिया से शादी करूं तो 5000 रुपए लाकर क्या करो, दो, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। रामलाल बेचारा दुखी होकर अंदर चला जाता है, अपने शेफ को खोलता है, मतलब शेल को, जिसमें तिजोरी एक तरीके से खोलता है और नोट का बंडल निकालकर क्या करने लगता है, गिनने लगता है और पैसा लाकर विशंभरनाथ के पैरों पर क्या कर देता है, रख देता है। विशंभरनाथ ने एक जुआ खेला था जिसमें वो क्या हो चुका है, जीत चुका है। दोबारा से अनाउंस करता है, लाओ जयमाल लाओ, पहना दिया जाए जयमाल, अब शादी होगी। दोबारा से विशंभरनाथ जयमाल को उठाकर भोली के गर्दन के चारों तरफ डालने ही जाते हैं, तब तक भोली क्या करती है, उसका हाथ बिजली की स्पीड से बाहर निकलता है और विशंभरनाथ के जयमाल को पकड़ लेता और उठाकर फेंक देता है और वह जयमाल कहां गिरता है, जाकर शुद्ध अग्नि, पवित्र अग्नि में जाकर गिर के क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। और उसके बाद भोली अपना घूंघट उठाकर ऐसे खोल देती है और चिल्ला कहती है, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल कहता है, हे भोली तुम पागल हो गई हो क्या, या क्या कर रही हो? सभी मेहमान गणों के बीच में विस्परिंग होने लगती है, खाना फूसी होने लगती है। सभी बोल रहे होते हैं, यह तो डम्ब काऊ थी, यह तो गूंगी गाय थी, यह कहां से बोलना सीख गई। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज में कहीं पर भी लड़खड़ापन नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ बोल रही थी भोली। उसमें से एक बूढ़ा होती हैं जो बहुत ज्यादा चक्कर चक्कर कर रही होती, भोली उनकी तरफ बहुत ही एंगर के साथ घूमती और कहती है, हे दादी मैया, अम्मा, तुम तो सोच रही थी हम तो बेवकूफ हैं, कौनो हमको हाँक के ले जाएगा, ज्यादा सुनने का मन हो तो बताओ और सुनोगी, सुनाए कायदे से फिर। तो वो जो उनकी दादी अम्मा थी वह क्या हो जाती, चुपा जाती और वह मना कर देती है कि मैं इस ग्रीडी इंसान, लालची इंसान और बुढ़े इंसान से शादी नहीं करूंगी। एक बार मैं शादी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लैम्प मैन से शादी, मतलब लंगड़े आदमी से शादी कर भी सकती थी, लेकिन यह आदमी तो लालची और डरपोक है, मैं इससे शादी कैसे कर लूं? रामलाल कहता है, हमारी इज्जत को बर्बाद मत करो। तो भोली कहती, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। रामलाल अपनी बारात के साथ वापस जा रहे होते हैं और जो बैंड बाजा वाले हो रहे होते हैं वह सोचते हैं शादी संपन्न हो गई और वह विदाई की धुन बजाने लगते हैं कि कौन सी होती है, वो बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको पति से, वो तो इस तरीके की धुन बजाने लगते हैं। उनको कंफ्यूजन हो रहा होता है कि शादी कंप्लीट हो चुकी है। सभी मेहमान विशंभरनाथ अपनी बारात लेके वापस जा चुके हैं और रामलाल अपने सर को पकड़कर कहां बैठा हुआ, ग्राउंड पे बैठा हुआ है कि अब इस भोली से शादी कौन करेगा। भोली आकर कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं पूरी जीवन अब शादी नहीं करूंगी और आपका और अपनी माताजी का क्या करूंगी, ख्याल रखूंगी। इसके बाद वह चेहरा घुमाकर एक महिला की तरफ कहती है, मैडम मैं सही कह रही हूं ना? ये वही मैडम होती हैं जो बचपन में उसको बोलना सिखा रही होती हैं और अपने शिष्य को इस उपलब्धि पाते हुए देखकर मानो वह टीचर इतनी प्रसन्न होती है कि उसकी जीवन की सारी मेहनत क्या हो चुकी है, सफल हो चुकी है, कि उसका शिष्य जो सबसे कमजोर था, जो सबसे बदनाम था, आज कहां पर है, टॉप पर है, अपने पैरों पर खड़ा है। इस चीज को देखकर उसकी मैडम गदगद हो जाती हैं कि उसने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि उसकी शिष्या आज अपने पैरों पर खड़ी है। यही कहानी है, यही पूरी स्टोरी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।